हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से सर्वप्रथम हम लोग प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं, रिस्पांस भी कर रहे हैं। तो हम लोग इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं, ताकि धीरे धीरे जो 2024 जो कि अब बीतने वाला भी है, हम यहाँ तक पहुँचेंगे और तब तक हो सकता है कि एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाए। तो प्रीवियस पेपर जानते हैं, रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात को बस एक लाइन याद रखिए। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्यों बोलता हूँ एक लाइन, क्योंकि ये ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए। केवल पढ़ने से प्रिपरेशन नहीं होता है। जो अनुभव हमारा है, कुछ आपका अनुभव होगा, उसको समन्वित रूप से जब लगाएंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान रखिए कि पेपर जब आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें से जैसे मान लीजिए 2011 से ले लीजिए, हो सकता है उससे बाद में 2005 से ही पढ़ा हूँ, लेकिन 2011 से ही स्टार्ट किया हूँ। अगर उसमें से अगर मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आए, अगर 20 में से एक भी क्वेश्चन मान लीजिए कि गलत अगर हो रहा है, तो ये मान करके चलिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आपकी होने की संभावना नेट या जेआरएफ बहुत कम होता चला जाएगा, क्योंकि उससे कंपटीशन नहीं है। वो तो सही होना ही चाहिए। अगर वो गलत हो रहा है तो समझिए कि ब्लंडर हो रहा है एक तरह से। तो इसलिए कम से कम अपना टेस्ट करने के लिए अपनी किस प्रकार से हमारी तैयारी चल रही है, ये सब चीज़ें देखते रहिए। तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से इसको और आगे बढ़ पाएंगे और अपना टेस्ट ले पाएंगे कि हमारा ये सब्जेक्ट तैयार है कि नहीं है, इस सब्जेक्ट तैयार है कि नहीं है, उसके लिए क्या करें, क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें। आपकी बाउंड्री एक मिलेगी और इस बाउंड्री को पढ़िए। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेन नहीं डिटेल कर पा रहा हूँ, तो उसको आप पढ़िए। ओके, तो इससे क्या होगा, कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ मैं पढ़ाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट। और नोट्स तक बनाए रहिए, ताकि क्या पेपर में आया था उसका फैक्ट रटिए, ताकि जब भी कभी आए या कोई पूछे तो आपको नॉलेज रहना चाहिए। राइट। तो चलते हैं विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन, वी आर गोइंग टू पेपर। हम लोग का आज देखिए थर्ड पेपर पढ़ना है। जानते हैं सेकेंड पेपर में इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जा करके प्ले लिस्ट में बना हुआ है अलग से, प्रीवियस पेपर का कॉमर्स का, उसको आप देख सकते हैं। हम लोग आज थर्ड पेपर पढ़ेंगे। ज़्यादा थर्ड पेपर एज यूजुअल हम लोग 2 यूनिट्स में पढ़ते हैं, 2 पार्ट्स में, ताकि डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ पाए और आप लोगों को देखने में बोरिंग ना हो। ओके, तो चलते हैं विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या याद रखना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब होता है, 1951। क्योंकि कभी आ सकता है ये। एज ए लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर, किसके लिए लाइसेंस जरूरी है, चेंजिंग द लोकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो कोई भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल है उसका अंडरटेकिंग चेंज हो रहा है, तो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू आर्टिकल इन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसके लिए भी इस्टेब्लिशिंग ए न्यू अंडरटेकिंग, इस्टेब्लिश कोई न्यू अंडरटेकिंग कर रहे हैं, कोई नई कंपनी खोल रहे हैं, इसके लिए सब के लिए। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। अगर आप कोई भी सब चेंज कर रहे हैं तो आपको तो ये आपका सूचना देना पड़ेगा अंडर द दिस एक्ट। ओके, नेक्स्ट है चेक करना है कि कौन सा इन्वायरमेंट किससे रिलेटेड है। ओके, देखिए पहला क्या है, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। जो पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट है वो किससे है, इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री, डायरेक्ट डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो ये क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से है। राइट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दैट है। नेक्स्ट, क्लोज रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ये किससे है, जियोग्राफिकल रिलेटेड, सॉरी ये जियोग्राफी रिलेटेड। नेक्स्ट है रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, डेमोग्राफिक पहले इससे ले लीजिए, और नेचुरल रिसोर्स किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं। देखिए पहले स्टडी करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए कि इसको जो है आप अपने से
वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से सॉल्व करिए और आंसर देखिए क्या मैं वैसा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसके यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है एसएलआर। एसएलआर आप जानते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है? क्वांटिटेटिव कंट्रोल टेक्निक है। ओके, क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स। एसएलआर क्या है? क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स है, राइट। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक तरह से स्मॉल स्केल पर फैसिलिटिंग देती है, राइट। कट्स क्या है? कस्टमर यूनिट ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1983 में, राइट। ये इस्टेब्लिश हुआ है। ILPACI है तो कट्स किस लिए है? वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कस्टमर, राइट। ILPACI किस लिए है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो आप देख लीजिए जो ऑप्शन आपका सही होगा आप कर सकते हैं, राइट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए अब यहाँ पर क्या देखना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस लिए होता है? जिसे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिमेटलाइजेशन ऑफ शेयर ऑफ द participating companies, facilitate of equal access of investor across the country to foster the development of an active secondary market for government securities। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो इसको पढ़ा जाता है, ओके, इसको नहीं। नेक्स्ट क्या है? एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल इशू कंट्रोल एंड रिटेनिंग द सेल अथॉरिटी फॉर न्यू कैपिटल इशूज। तो न्यू कैपिटल इशूज का लेके क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर पहले आप समझिए, नेशनल डिपॉजिटरी क्या होती है? ये होती है डिमेटलाइजेशन के लिए, राइट। NSDL सुने होंगे, NSDL, ओके। इससे कम क्या है ऐसे समझिए कि जो भी आप शेयर परचेज करते हैं तो शेयर परचेज का ये बैंक है एक तरह से। ये हिसाब किताब लगाता है आप कितना शेयर परचेज किए, कितना किसके पास शेयर है, सब कुछ पता रहता है। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जो डिफरेंट टाइप से घोटाला, शरद मेहता या डिफरेंट टाइप से घोटाला जो सुने होंगे बिफोर, ये सब चीज़ें, उसमें देखा क्या गया ना कि जो शेयर लिया गया है उस किसी को पता ही नहीं कौन शेयर लिया है व्यक्ति, और क्या कर ब्लैक मनी कर दे रहा है, रोक ले रहा है, शेयर प्राइस बढ़ती जा रही है। तो इसलिए NSDL बनाया गया ताकि सभी शेयर का रिकॉर्ड इसमें रहे और ये पता रहे गवर्नमेंट को और सेबी को कि किस व्यक्ति के पास कितना पार्ट शेयर है, ताकि जब कंट्रोल करे कुछ मैनिपुलेशन करे तो उसको पता चल पाए। तो NSDL उसी लिए होता है, राइट। नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों है? फैसिलिटेट ऑफ इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर अक्रॉस द कंट्री। तो जानते हैं जो भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे, कौन देखता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? एवोल्यूशन कैपिटल इशूज कंट्रोल एंड रिटेनिंग द सेल अथॉरिटी फॉर न्यू कैपिटल इशूज। यदि सेल परचेज ये सब चीज़ें को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? तो कौन बच गया? टू फॉस्टर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, राइट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, राइट। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड ऑन डेवलपमेंट, अंगटाड जानते हैं, जिसकी स्थापना किस में हुई थी? 1964 में। तो ये तो ऑप्शन सही है। इंडिकेट द ग्राउंड ऑन व्हिच ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अब जानते हैं कब हो गया है? 299, राइट। शैल बी इनवैलिड, क्या है इनवैलिड? ए प्रोडक्ट हैविंग सॉफ्टवेयर ए सर्विस प्रोवाइडर फ्री ऑफ कॉस्ट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर। यहाँ पर क्या है? यदि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि कोई भी प्रोड्यूसर दे रहा है तो उस पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होता है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी को फ्री दे दिए तो आप किस लिए करेंगे? मन कर मत लीजिए, आपको जबरदस्ती तो दिया नहीं जा रहा था, तो इसलिए ये रूल इस पर लागू नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द फोर कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटीज। तो फोर क्या क्या है? नेक्स्ट फर्स्ट में फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड यूटिलाइजेशन, ओके। तो ये थर्ड है, तो कौन कौन हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, राइट। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ
ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी डन बाई, किसके द्वारा किया जाता है, ROI, रिटर्न ऑन सेल, ये ऑल ऑफ द अबव, सभी के द्वारा। ओके, ये किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल बैलेंस शीट शो क्या करता है, जो सोशल बैलेंस शीट होता है, सामाजिक बैलेंस शीट, सोशल कॉस्ट, सोशल रेवेन्यू, वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए जो एम्प्लॉय है उसकी क्या वैल्यू है, ये हमारा सोशल बैलेंस शीट शो करता है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इफिशियंसी रेशियो, तो इफिशियंसी क्या बताता है, एवरेज कलेक्टर पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या होगा, सब कुछ बता सकता है। ऑल ऑफ द, कि आपकी इफिशियंसी एवरेज कलेक्शन में क्या है, आपकी इन्वेंट्री में क्या है, आपकी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या है, ये सब चीजें बता। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फंड फ्लो। ओके, फंड फ्लो में आ जाएगा ये। नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स क्या है, एक तरह से बैलेंस शीट का आइटम है। राइट, बैलेंस शीट में जाएगा। 3 एक्टिविटीज किससे होती है, कैश फ्लो, कौन कौन सी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ओके, ये 3 टाइप्स की एक्टिविटी होती है। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। ओके, मतलब कौन से, क्षणशील संपत्ति, ये क्या फिक्स्ड एसेट जो होती है, क्षणशील संपत्ति होती है जो लॉस होता है। राइट, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, फिर से है अर्निंग ऑफ एबिलिटी ऑफ ए फर्म, अर्निंग बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, पीवी रेशियो। तो अर्निंग ऑफ एबिलिटी क्या है, पीवी रेशियो बताता है कि आपकी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, अर्निंग बताता है। ओके, कंजर्वेटिज्म क्या है, ये है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। कैश प्रॉफिट क्या है, ये है कैश एंड एक्रूवल, कैश अकाउंटिंग। ओके, कंजर्वेटिज्म क्या है, प्रूडेंस, कैश प्रॉफिट कैश फ्लो हो जाएगा। ओके, और कैश एंड एक्रूवल अकाउंटिंग हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए कौन कौन है, अर्निंग पीवी रेशियो के लिए हो जाएगा, कैश प्रॉफिट, कैश एंड एक्रूवल। अब जानते हैं कि अकाउंटिंग 2 तरीके से की जाती है, कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस पे। ओके, तो कैश में जो रिसिप्ट और पेमेंट दिखाया जाता है, एक्रूवल में कि इस बार क्या प्राप्त होगा, चाहे अगले साल का आइटम हो, लेकिन इस बार अगर चीजें हो रही तो इसको दिखाता है। कंजर्वेटिज्म क्या होगा, प्रूडेंसी होता है, कैश प्रॉफिट कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, नेक्स्ट क्या है, एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। एसर्शन रीजनिंग क्या है, ओनली द रिलेवेंट कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो सही है, केवल रिलेवेंट कॉस्ट को ही डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है, क्योंकि रीजन ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर रिलेवेंट कॉस्ट एंड ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आर इरेलेवेंट कॉस्ट, ये सही नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा 13 में, ए राइट हो जाएगा, आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट, वेरिएंस एनालिसिस इज द अंडरटेकन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कास्ट। राइट है, वेरिएंस जो एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं, मटेरियल वेरिएंस क्या है, लेबर वेरिएंस क्या है, ओवरहेड्स वेरिएंस क्या है, किस लिए पढ़ते हैं, प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने, कास्ट को कंट्रोल करने के लिए। राइट, फ्यूचर कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो फ्यूचर की जो कॉस्ट होती है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दोनों सही है। ओके, दोनों सही है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आर करेक्ट रीजन नॉट रीजन आर फॉर ए, मीन्स इसका मतलब क्या है कि दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। राइट, तो दोनों सही हो जाएंगे लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको, क्योंकि दोनों एक रिलेटेड है भी नहीं। अब देखिए, एक फ्यूचर कैरेक्टर से बताया जा रहा है और एक दूसरे चीज से बताया जा रहा है। तो जो एसर्शन रीजनिंग में आता है उसका ध्यान रखिए। ऐसे समझिए कि जो 1 चैप्टर से रिलेटेड होगा, 1 टॉपिक, ऐसे समझिए वही फुलफिल करते हैं एसर्शन रीजनिंग का। जो एक बात कर रहे दूसरी बात उसी को कह रहा है, ओके, उसको जस्टिफाई कर रहा है, तभी आप उसको कहेंगे कि ये उसकी व्याख्या कर रहा है। अगर दोनों अलग टॉपिक दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो हो सकता है सत्य हो जाए, लेकिन उसकी
एक्सप्लेनेशन करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है मार्कअप प्राइसिंग इज ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइसिंग, राइट। पी एटीसी एम एटीसी एक्सप्रेस ऑफ द दैट, ये दोनों सही है। इस प्रकार से प्राइस मार्कअप प्राइस में ध्यान रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, कोलिजन कार्टेल एंड मार्केट। देखिए टोटल रेवेन्यू, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाई एंड सेलर्स एक्सचेंज, टोटल रेवेन्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, ओलिगोपोली। तो कोलिजन ओलिगोपोली का होता है। ओलिगोपोली में जब आप मिल जाते हैं, कार्टेल बनाते हैं, तो एससीसी है, सीमेंट कंपनी, ओके, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, वो क्या कोलिजन है, कार्टेल, ओलिगोपोली, कुछ मिल करके प्राइस डिटरमाइन करते हैं। मार्केट क्या हो सकता है, बायर सेलर हो सकते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट मीन्स टोटल रेवेन्यू कॉस्ट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट मीन्स टोटल रेवेन्यू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। which one is not the item of economic cost of the business, कौन सा इकोनॉमिक कॉस्ट का बिजनेस का नहीं है। तो ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज, मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज, इम्प्लिसिट कॉस्ट, नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज। तो कौन सा नहीं है, मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज। जो मार्केट सप्लाई करता है वो इकोनॉमिक बिजनेस पर आइटम नहीं है, ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट्स। तो इसमें डिजायर, वांट, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम दोनों अलग अलग होता है। उसमें इच्छा भी होना चाहिए, चाहत भी होनी चाहिए, और क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम भी डिटरमाइन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, यूटिलिटेरियन अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, प्राइस कंजम्पशन कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, एमआरएस एक्स वाई, ओके। प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये से यूटिलिटी अप्रोच कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी अप्रोच में एफ यूटिलिटी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, मतलब एक्स गुड्स है, वाई गुड्स के साथ है, ओके, यूटिलिटी फंक्शन में हो जाएगा। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डर लगाया जाता है, ओके। जानते हैं एक और कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच क्या है, मेजरमेंट करता है, उपयोगिता का मेजरमेंट करता है, जो कि ऑर्डिनल का करता है कि उपयोगिता का मेजरमेंट नहीं करता है, वो ऑर्डर में लगाता है, फर्स्ट वस्तु कितनी चाहिए, सेकंड कितने चाहिए, ये सब चीजें देखी जाती है। प्राइस कंजम्पशन हो जाएगा बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, ओके। देखिए समझ में आ रहा हो, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ओके, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। द लर्नर इंडेक्स मेजर्स, लर्नर इंडेक्स मेजर क्या है, मार्केट पावर, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट, नॉन। तो यहाँ पर क्या है, लर्नर इंडेक्स मार्केट की पावर है। इसका फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू पी माइनस एम सी डिवाइड बाई ई 1/E, इलास्टिसिटी, राइट। ये लर्नर पावर की फार्मूला है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा, ताकि चीज़ें कुछ कभी आ जाएं तो आप सही कर पाएँ, ओके। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन रिलेटेड, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट में, राइट। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक में हो जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। ओलिगोपोली में क्या हो जाएगा, ओलिगोपोली में डोमिनेंट स्ट्रेटजी, एंड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट की मोनोपोली में क्या होती है, अलग अलग प्राइस होती है, राइट। नेक्स्ट है इन दिस देयर आर 8 पॉसिबल क्लासेज अंडर कंसिडरेशन फॉर ए गुडनेस ऑफ फिट, ओके। गुडनेस ऑफ फिट जानते हैं, काई स्क्वायर किसके लिए यूज होता है, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, ओके। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, क्या होगा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि 8 पॉसिबल, लेकिन देखिए इसमें और चीज़ नहीं बताई जा रही है कि स्क्वायर है तो उसका क्या और कितने का वेरिएंस है, ओके। अगर जैसे अगर और चीज़ दिखा होता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 - 2 होता है, 6 होता है, इस बात ध्यान रख रहे हैं। अगर मारना भी पड़ता तो ये मारते हैं, ओके, लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन,
इन्फॉर्मेशन से डिसाइड नहीं किया जा सकता है, ये सही होगा। लेकिन अगर और इन्फॉर्मेशन दिया गया होता तो ये ऐसे ही कैलकुलेट होता है। 2 हमेशा माइनस करिए, राइट। अब उसको कैसे माइनस किया जाएगा वो कभी जब अलग से बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा क्यों 2 माइनस किया जाता है, राइट। identify from the following the test statistic which the value of numerator should always greater than the denominator। ये if टेस्ट में ये जरूरी है कि जो ऊपर वाली चीज हो वो ज्यादा हो, नीचे वाला कम हो। ओके, which is the following test can be applied ordinal scale। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि ऑर्डिनल स्केल पर कोई डाटा लिया गया है ऑर्डर में लगा करके तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, चाहे आप काइस को टेस्ट यूज करिए, क्रूकल वक्सिल, विल्कॉन्स मैन व्हिटनी टेस्ट, ये तीनों टेस्ट जो होते हैं ऑर्डिनल स्केल के लिए अप्रोप्रिएट है। और ये मैं बताया भी हूँ, तो आप जा करके रिसर्च मेथोलॉजी की सीरीज में देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट कब यूज होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर है। तो यहाँ पर क्या देखना, डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट मीन्स, डिफरेंट बिटवीन द डिपेंडेंट मीन्स, डिफरेंट बिटवीन द प्रोपोर्शन, यहाँ ऑल ऑफ द एबव, राइट। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन सिचुएशन वेयर एफ टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। एफ टेस्ट कभी यूज नहीं होता है, तो ध्यान रखिए हमेशा 2 के या 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है एफ टेस्ट। ओके, तो एफ टेस्ट में क्या होगा, जिससे फिशर टेस्ट टू कंपेयर मोर देन 2 पॉपुलेशन सही है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट ए सिंगल पॉपुलेशन यही गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगल के लिए नहीं होता है। ओके, ये जो भी होगा टू टेस्ट द टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस अबाउट 2 पॉपुलेशन, देखो 2 दिया है ना, द स्टडी अबाउट द रैंडमाइज्ड ब्लॉक चेन, इसके लिए भी यूज होगा, राइट। नेक्स्ट है व्हिच स्टैटिस्टिक्स टेस्ट शुड बी अप्लाई टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेशल कोचिंग एंड द मार्क्स स्कोर्ड स्टैटिस्टिक्स पेयर टी टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोचिंग कोई लड़का पढ़ रहा है, ओके, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने से पहले क्या नॉलेज था और जब ये पूरी क्लास देख ली तब क्या नॉलेज था। अगर उसमें टेस्ट करना हो, प्री कोचिंग मतलब प्री क्लास और पोस्ट क्लास में क्या डिफरेंस है, कि अगर 1 घंटे आप देखें इस क्लास को तो क्या नॉलेज में इनहेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको नॉलेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इन दिस कंडीशन के लिए आप पेयर टेस्ट यूज करना है, राइट। नेक्स्ट है ए लीनियर इक्वेशन a(y)(a)(bx), ओके, तो ये क्या है ऐसे समझिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ए क्या है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। ओके, ये इंटरसेप्ट ऑफ द पॉइंट है, राइट। बी क्या है, बी अगर पूछा था बी स्लोप ऑफ द लाइन है, राइट। ओके, अगर मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि अगर y और y पूछा जाता था क्या होता, y डिपेंडेंट हो जाता और ये x क्या हो जाता, इंडिपेंडेंट। समझ गए, नहीं समझ फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये जब कोरिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चीज़ें दिखेंगी। y क्या है, डिपेंडेंट है, राइट। क्यों है, क्योंकि ये इस वैल्यू पर डिपेंड करती है इसलिए डिपेंडेंट है, राइट। इंडिपेंडेंट क्या है, जो x है ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, क्योंकि वो तो किसी से वेरी करता नहीं है, वो अपने स्वतंत्र है। ए क्या है, जो पूछा गया है, ए रिफर्स टू, ए इंटरसेप्ट है पॉइंट जो, ओके, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे है, दैट पॉइंट इज इंटरसेप्ट, ओके। और बी पूछा जाता कभी, व्हाट इज बी, बी स्लोप ऑफ द लाइन, मेन क्या है इस तरह से पूछा जाता है, स्लोप ऑफ द लाइन, कि जो ये गिरावट है इसकी गिरावट की स्पीड क्या होगी, वो स्लोप ऑफ द लाइन है, राइट। तो आई थिंक आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और जो चीज़ें थोड़ा सा बची कि कैसे सॉल्व होता है, क्या इसका फार्मूला होता है, तो इसके लिए तो स्टैटिस्टिक्स क्लास चलेगी तभी कंफ्यूजन क्लियर होगा, राइट। लेकिन मैं कोशिश किया कि जो भी उसमें आए उसको बता दूं, राइट। देखिए सब कुछ तो एक वीडियो में पॉसिबल है नहीं, खुद आप जान रहे होंगे। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कुछ भी हो सब कुछ बता दीजिए, तो उससे बेहतर है कि क्लास देख लीजिए, ओके। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर अकम्प्लिश द रिजल्ट्स। तो मोस्ट पॉपुलर अप्रोच क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, रिवार्ड सिस्टम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मेंटर सिस्टम। अप्रोच रिजल्ट को देखते हुए कौन बनाता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये किसके द्वारा दिया गया है बताइए, कमेंट भी करिए, ओके।
क्योंकि मैं बता चुका हूँ, अब इसको मैं बताऊंगा नहीं। ओके, ये बस बता दे रहा हूँ 1954 में दिया गया है, राइट। अभी मैं सोचिए कि मुझे नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ अगर गलत भी बता दे रहा हूँ तो ये समझिए कि जो लोग गलती पकड़ पा रहे हैं, ऐसे समझिए, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है, ये कोई बड़ी बात है नहीं, खुद भी अपना रहे होंगे। तो जो लोग कमेंट करके बता रहे हैं, समझिए कि सर यहाँ पर आपने गलत बताया था, समझिए कि एक्चुअल में वही स्टडी कर रहे हैं और केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं और डिलीट करते जा रहे हैं। तो इसलिए कमेंट भी करिए कहाँ पर गलती है, कहाँ पर सर क्या किया जा सकता है, इससे क्या इम्प्रूवमेंट भी होगा और पता चलेगा कि नहीं आप सिंसियर से होकर देख भी रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, द मैनेजमेंट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग प्लान इन द राइट टू चेंज कंडीशन, एस्टेब्लिशिंग प्रोग्राम फॉर द अकम्प्लिश फॉर द ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर फॉर फंक्शन एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व में, यहाँ पर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर फॉर फंक्शन एंड ड्यूटीज टू परफॉर्म करता है, राइट। कि स्ट्रक्चर तय करता है क्या होगा और किसका कर्तव्य होगा। और ये ध्यान रखिए, ये क्या है, मैनेजमेंट का डिफिनीशन है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैनेजमेंट और सिंपल वर्ड बताना हो तो गेटिंग थिंग्स डन थ्रू बाय अदर्स, दूसरे से कार्य करना, या गेटिंग आर्ट, या आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय थ्रू, कला है वो। ओके, और ये कहाँ पूछा गया था जानते हैं आप, इंटरेस्टिंग बात, यूपी पीसीएस में मेरा जीडीसी का इंटरव्यू था। ओके, यूपी पीएससी, सॉरी यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें मैं जीडीसी का इंटरव्यू देने गया था। ओके, तो मैं सब कुछ मैनेजमेंट बता रहा था, सोचिए 5-6 साल से मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, जो लोग जानते भी होंगे। और मुझसे ये पूछा गया कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की 2-3 डिफिनेशन बताया, लेकिन वह डिफिनेशन जब तक ये नहीं मैं बता ले गया तब तक नहीं आप उसका फंक्शन बता रहे हैं, तो आप ये उसका कार्यात्मक परिभाषा बता रहे हैं, तो आप इसका लीगल परिभाषा बता रहे हैं, ये सब पूछा जा रहा था। जब बताया कि डन थ्रू अदर्स, गेटिंग मैनेजमेंट इज ए आर्ट गेटिंग थिंग्स डन बाई अदर्स, तो कहा हाँ करेक्ट ये है। ओके, तो याद आ गया तो बता दिया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। थोड़ा आप लोग भी जानते रहिए कि अगर इंटरव्यू देने जाइए तो थोड़ा सा चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ए लीडर हु आइडेंटिफाई what subordinates need to be to achieve objectives, clarify organization roles, tasks, set up an organization's structure, reward performance and provide for the social need of their followers। यहाँ पूछा है कि लीडर आइडेंटिफाई करता है कि क्या करना है, जैसे कि सबऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव करता है, ऑर्गेनाइजेशन रोल क्लियर करता है, टास्क करता है, सेटअप स्ट्रक्चर करता है, परफॉर्मेंस रिवार्ड देता है, सब कुछ करता है। कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है, पार्टिसिपेटिव लीडर है, ट्रांजेक्शनल लीडर है, ऑटोक्रेटिक है। ये क्या है, दैट इज ट्रांजेक्शनल लीडर्स, राइट, ट्रांजेक्शनल लीडर्स। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द थ्योरी एक्स। तो ये बताइए थ्योरी एक्स किस लिए बताया था, जो लोग देखे होंगे बताया था, जो ही एक शब्द आ जाए। ओके, ये किसके द्वारा दी गई है, मैकग्रेगर। ओके, ग्रेगर। एक्स थ्योरी क्या है, ऐसे समझिए, जो एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं या एक्स गर्लफ्रेंड है तो उससे क्या है, वो सबसे खराब चीज़ है। तो ऐसे समझना है कि जो चीज़ें गलत होंगी सब एक्स के साथ होंगी। ओके, वाई सब पॉजिटिव वाला है। तो पूछा क्या जा रहा है, कौन एक्स थ्योरी का नहीं है, तब देखिए इसमें पॉजिटिव खोजिए, जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी वही वाई का हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एन एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज इनहेरेंट डिसलाइक टू वर्क एंड विल अवॉइड इट इफ ही कैन। डिसलाइक मीन्स सामान्यतः लोग क्या करते हैं, लाइक वर्क को डिसलाइक करते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कार्य को डिसलाइक करना, नहीं, इसका मतलब कि ये एक्स का एकदम सही है, डिसलाइक कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट है एन एवरेज ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रीफर टू बी डायरेक्टेड, सीक्स टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज लिटिल एवोल्यूशन एंड वांट सिक्योरिटी अबव ऑल। अब देखिए अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ सेकंड में क्या बोला जा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं, चाहते हैं कि ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। ये भी एक्स का हो सकता है क्योंकि ये भी गलत चीज़ बताई जा रही है। ओके, नेक्स्ट एन एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स अंडर द प्रॉपर कंडीशन नॉट ओनली टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आल्सो टू सीक इट। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जबकि वो चाहते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले,
इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस थ्योरी वाज वाई, राइट। तो जो चीज़ें पॉजिटिव होंगी वाई के साथ, जो नेगेटिव होंगी एक्स के साथ, राइट। जैसे देखिए, मोस्ट ऑफ पीपल बी coerced, controlled, directed and threatened with punishment to get the put forth adequate effort। तो एडिक्वेट एफर्ट लगाना है तो उनको पनिशमेंट करिए, डायरेक्टेड करिए, तब करेंगे। इसका मतलब उनको आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए, तब काम करेंगे। जैसे एक कहावत सुने होंगे, या हम कभी क्लास शॉर्ट बनाए हैं तो उसमें देखे भी होंगे, बताया था, बने रहो पगला काम करेगा अगला। ये उसी के हैं, एक्स वाले उसी में के हैं। ओके, बने रहो पगला काम करेगा अगला, बने रहो कुल सैलरी मिलेगी फुल, जो लेगा काम का टेंशन उसकी बीवी पाएगी पेंशन। ओके, काम करो या न करो, काम की चिंता जरूर करो, और काम हो चाहे ना हो बॉस से उसका जिक्र जरूर करो, हाँ, चिंता फिक्र जरूर करो, और जो काम करे उसको चुगली करो, और जो न काम करे उसकी उगली करो। ओके, तो इस तरीके से इनके लिए एक्स के लिए कहा जाता है, राइट। अब इसको ये नहीं कि फॉलो करना है, लेकिन कोशिश करना है कि एक्स विचारधारा के अनुसार नहीं रहना है। ओके, हमेशा ध्यान रखना है कि वाई धारा के अनुसार है। नेक्स्ट है, इफ ए नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस दैट अराइज व्हेन पीपल एसोसिएटेड विद ईच अदर इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देन द फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कौन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? मशीन शॉप, कस्टमर ग्रुप, द सिक्स्थ फ्लोर ग्रुप, द फ्रेंड इवेंट बोलिंग। तो ये कस्टमर ग्रुप क्या है? नॉट ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ इथिक्स। सोर्स ऑफ इथिक्स क्या है? रिलीजन, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर, फैमिली सिस्टम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन है, क्या क्या हो जाएगा? रिलीजन, लीगल और कल्चर। इकोनॉमिक सिस्टम एंड फैमिली सिस्टम कोई सिस्टम नहीं होता, राइट। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? सोर्स ऑफ इथिक्स का। इथिक्स मीन्स नीति, कहाँ से हमको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये कहाँ से हो सकता है? रिलीजन से, लीगल सिस्टम से, इकोनॉमिक कल्चर से, ओके, और ये सब चीज़ें से हमारी इथिक्स आती है, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिफाइंड मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बाय प्रोपोजिंग हायरार्की ऑफ थ्री नीड्स। थ्री नीड्स देखिए अल्डरफर के द्वारा दिया गया है। इसको क्या मॉडिफाइड किया? अल्डरफर। अल्डरफर की क्या थ्योरी है? ERG थ्योरी। ERG, एग्जिस्टिंग नीड, एग्जिस्टिंग नीड, रिलेटेडनेस नीड, और ग्रोथ नीड। ओके, ये तीन प्रकार की नीड है, ये भी ध्यान रख रही है। इसको अगर ऐसे किया जाए 5 मिनट्स में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये जानते हैं मैस्लो का है। फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, सेल्फ स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एग्जिस्टिंग नीड है ये, दैट इज ये, ओके। रिलेटेडनेस नीड इज सेल्फ स्टीम, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ग्रोथ, राइट। तो ये तीन नीड को अगर क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाए कि जो अल्डरफर का एग्जिस्टिंग नीड है वह मैस्लो के कौन सी नीड आती है? तो फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी एंड सोशल नीड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मान लीजिए कि रिलेटेडनेस नीड में जो अल्डरफर की रिलेटेडनेस नीड है वह मैस्लो के किस नीड द्वारा है? तो 4 वाला है, ओके। अगर आपको ग्रोथ पूछा जाए तो ग्रोथ है 5th वाला से, राइट। तो इस बात को ध्यान रख रहिएगा। नेक्स्ट है, which segments approach is the most compatible with the spirit of the marketing concern? बेनिफिट शॉर्ट, इनकम, सोशल क्लास एंड फैमिली साइज। बेनिफिट शॉर्ट जो होती है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है बेनिफिट शॉर्ट्स। बेनिफिट शॉर्ट्स मीन्स ऐसे समझिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है और किस प्रकार से हम उसको नीक मार्केटिंग, जैसे NICH, ओके, निच मार्केटिंग, नीक मार्केटिंग। तो इस मार्केटिंग के द्वारा हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट हमको प्रॉफिट दे रहा है, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा करें। जैसे आप एग्जांपल के लिए आप एलमंड्स ऑयल सुने होंगे, एलमंड्स
ऑयल, जो आंवला का, सॉरी वो किसका आता है, बादाम का। ओके, तो एलमंड्स ऑयल है। वो सोचिए कि एक एलमंड्स ऑयल सेल करके सोचिए कि वो करोड़पति है, इतना वो सेल करता है उसको। इस टाइप से एग्जाम्पल ले जाता है, राइट। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, क्वालिटी, फीचर्स, स्टाइल, ब्रांड नेम एंड पैकेजिंग आइडेंटिफायर्स द। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वालिटी कितनी है, फीचर्स क्या है, उसका स्टाइल क्या है, ब्रांड नेम क्या है, पैकेजिंग किस प्रकार से की गई है, जो आइडेंटिफाइड पैकेजिंग, पैकेजिंग जो ऊपर चीज़ें लिखी गई होती हैं, सॉरी लिखी नहीं, पैकेजिंग में क्या होता है, जो रैपर होता है। और लेबलिंग क्या होती है, लेबलिंग, लेबलिंग जो लिखा होता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, इतना केजी का है, इतना प्राइस है, ये क्या होता है। तो ये क्या बताया जा रहा है, एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, क्या एक्चुअल प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, राइट। और डिस्क्रिप्शन से पता भी चल रहा होगा कि डिस्क्रिप्शन किसके बारे में होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में होगा, राइट। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं, 37 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सेकेंड पार्ट में, तो हम लोग 37 क्वेश्चन से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कम से कम लाइक तो जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।